तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एके अकेडमी पर। जो हमने एक नई पहल की है, एक नई शुरुआत की है। तो आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के मोटिवेशनल क्वोट की। तो आज का मोटिवेशनल क्वोट जो है वो ये है कि आशावादी बनिए, निराशावादी नहीं। क्या है? आशावादी बनिए, निराशावादी नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये जो चार अक्षर आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में एक बहुत ही अच्छा सत्य है। देखिए, आज के इस दैनिक लाइफ के अंदर आशावादी, आशा मतलब क्या होता है कि हमारी जो एक्सेप्टेशंस क्या है, और निराशावादी का मतलब ये हो जाता है कि हमारी निराशाएं क्या है। हमने अपने जीवन के अंदर जो कुछ अचीव करना है वो क्या होती है? आशा होती है। आशा का मतलब ये होता है होप होता है, फेथ होता है, ट्रस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, आशावादी बने रहने के लिए अगर कोई व्यक्ति आशावान है, जैसे कि अगर नियर भविष्य में अगर आशावादी शब्द की बात करें तो आशावादी शब्द यूं ही नहीं है भी यूं ही चल करके आ गया। आशावादी शब्द का मतलब ये होता है कि हमें क्यों एग्जाम में जाने से पहले ये बोला जाता है बेस्ट ऑफ लक, इस काम में आपको सफलता मिली। तो ये एक आशा ही होती है, ये एक एक्सेप्टेशंस ही होती है जो हमें वास्तव में उस काम को प्रेरित करने के लिए या उस काम को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो आशावादी शब्द जो है वो बहुत एक अच्छा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो आशा होती है, आशा एक्सेप्टेंस होती है, होप होती है, वो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और जिस प्रकार से हमारा शरीर किसी एक अंग के बिना अधूरा होता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर आशा के बिना भी अधूरा है। तो आशा जो होती है ना, यदि मैं बात करूं आशा की, मैं ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन आशा की यदि हम बात करें तो आशा जो होती है ना, और निराशा जो होती है, निराशा को पैदा नहीं किया जाता, हमारे दिमाग की उपज होती है ये। निराशा को कभी भी जो पैदा नहीं किया जा सकता, मतलब निराशा अपने आप आती है। और आशा जो होती है ना, इसको पैदा किया जाता है। और पैदा कैसे किया जाता है? आशा को पैदा करने के लिए यदि मैं बात करूं तो आशा को पैदा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूं। आशा को पैदा करने के लिए क्या पड़ेगा? अगर आपको होप, फेथ, ट्रस्ट अगर ये पैदा करनी है तो आपको सबसे पहला जो कार्य करना पड़ेगा वो पॉजिटिव थिंकिंग होती है। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से हम आशावादी बने रह सकते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग वास्तव में सकारात्मक ऊर्जा का भी एक बहुत ही अच्छा रूप में मानना चाहूँगा इसको। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक उत्तम साहित्य, एक बेस्ट बुक जो होती है वो हमारे, जैसे कि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि द बेस्ट बुक लाइक कन्वर्सेशन विद ए बेस्ट मैन। यानी कि ये जो एक अच्छी जो किताब होती है वो एक अपने आप में एक ऐसा हमें अनुभव करवाती है कि जैसे हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आशा जो होती है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, और अच्छी अपने आप में एक ऊर्जावान महसूस करवाने की ये जो है वो शक्ति हमें प्रदान करती है। तो आशावान बने रहिए, हमेशा अपने जीवन के अंदर होपफुली रहिए। तो तभी हम जो है वो अपने सफलताओं को पार पा सकते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, एक दिन में नहीं है। ये कोई 2 रुपए की मैगी नहीं है जो एक दिन में पक कर तैयार हो जाएगी, 2 मिनट में पक के तैयार हो जाएगी, है ना। तो जो संघर्ष है वही हमारे जीवन का एक प्रमुख रूप से आधार हो। चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, और संघर्ष के बिना जो है वो ये जीवन विफल है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस मोटिवेशनल कोट्स की कि आशावादी बनिए, निराशावादी नहीं। तो कभी भी स्टूडेंट लाइफ को तो मैं बोलना चाहूँगा कि आशावादी बने रहना चाहिए। निराशावादी उसके जीवन का जो है वो कोई भी अंग नहीं होता है। तो निराशावादी तो मैंने जैसे कि बोल दिया है पैदा हो जाती है, लेकिन आशा पैदा करनी पड़ती है और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। चाहे कुछ किसी भी क्षेत्र में जो आपको बेस्ट किताबें पढ़नी पड़ती है, ईश्वर का जो है वो मन ध्यान करना पड़ता है ना, ये चीज़ें होती है। तो चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम आज की। हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल की। किसकी हम बात कर रहे हैं? भारत का भूगोल जो है वो हम पढ़ने वाले थे, है ना, और पढ़ रहे थे। तो भारत के भूगोल के अंदर हमने क्या पढ़ा है? भारत की अब तक हमने सामान्य जानकारी पढ़ी है। इसके अलावा हमने भारत की जो जितनी भी बाउंड्री है, स्थलीय सीमा हो चाहे वो जलीय सीमा हो, वो हमने पढ़ी है। अगर किसी ने ये दोनों क्लासेस नहीं देखी है तो कृपया करके ये दोनों क्लास पहले देखें और बाद में इस क्लास पे आए। तो भारत का भूगोल है, ये आपके सामने है। सबसे पहले मैं आज हम बात करने हैं भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करने वाला हूँ। किसकी बात करना वाला हूँ? भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करने वाला हूँ। किसकी बात करने वाला हूँ? भारत के
भौतिक प्रदेशों की मैं बात करने वाला हूँ। तो प्रमुख प्रमुख रूप से यदि हम बात करें भारत के भौतिक प्रदेशों की, तो भारत के भौतिक प्रदेशों की यदि हम बात करें, देखें कि भारत को भौतिक प्रदेश वास्तव में होते क्या है। भौतिक प्रदेश का मतलब ये होता है कि कोई भी संरचना के आधार पर यदि हम बात करें, किसी भी क्षेत्र की संरचना है, उस संरचना के आधार पर अगर किसी भी क्षेत्र को बांट दिया जाता है, उस संरचना के आधार पर अगर किसी भी क्षेत्र को बांट दिया जाता है, या यूं कहें कि संरचना है, वहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पति होती है, वहाँ पे पाई जाने वाली नदियाँ होती है, वहाँ पे पाए जाने वाले पर्वत होते हैं, वहाँ पे पाए जाने वाले पठार होते हैं, और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन आधार पर यदि हम किसी भी क्षेत्र को बांट दें, यानी कि किसी भी क्षेत्र को बांट दें, यानी कि किसी भी क्षेत्र को बांट दें, बांटने का मतलब ये हो जाता है कि एक भाग के अंदर बांट दें, चाहे दो भाग के अंदर बांट दें, या चाहे तीन भागों के अंदर बांट दें, तो ये जो बंटे हुए क्षेत्र होते हैं, इनको बोला जाता है, वास्तव में भौतिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यदि हम बात करें भारत के भौतिक प्रदेशों की, तो भारत के जो कुल भौतिक प्रदेश हैं, वो भारत के 6 भौतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? भारत के 6 भौतिक प्रदेश हैं, और इनकी मैं बात करने वाला हूँ। भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करें, भौतिक प्रदेश कहते कैसे हैं? किसी भी क्षेत्र को संरचना, वनस्पति, नदी, पर्वत, पठार आदि के आधार पर यदि बांट दिया जाए ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भारत के भौतिक प्रदेश बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? भारत को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों के अंदर इसको बांटा गया। कुल कितने भागों में बांटा गया है? इसको 6 भागों के अंदर बांटा गया। कौन कौन से भाग है? सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला आता है, सॉरी अरावली नहीं आता, हिमालय पर्वतमाला आता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला आता है, ठीक है। कौन सा जाता है? हिमालय पर्वत श्रेणी आ जाता है। यदि हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद में 2 नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो उत्तर का विशाल मैदान आ जाता है। कौन सा आ जाता है? उत्तर का विशाल मैदान आ जाता है। कौन सा हो जाता है? उत्तर का विशाल मैदान आ जाता है। उत्तर का विशाल मैदान आ जाता है, या हम बोल सकते हैं इसको सिंधु गंगा का मैदान भी आ जाता है। क्या आ जाता है? सिंधु गंगा का मैदान भी आ जाता है। सिंधु गंगा का क्या आ जाता है? मैदान भी आ जाता है। सिंधु गंगा का क्या आ जाता है? मैदान भी आ जाता है, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान आ जाता है, या इसको सिंधु गंगा का मैदान भी बोला जा सकता है। तीसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भाग आता है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, या हम बोल सकते हैं इसको प्रायद्वीपीय पठार बोल सकते हैं, या प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। चौथे नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो ये आता है भारत का महान मरुस्थल के नाम से जिसको जाना जाता है। सब मशहूर है। क्या होता है? भारत का महान मरुस्थल, जिसके नाम से जिसको हम जानते हैं। भारत का क्या होता है? महान मरुस्थल हो जा सकता है, भारत का महान मरुस्थल हो जाता है। 5 नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो तटीय मैदानी प्रदेश हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? तटीय मैदानी प्रदेश हो जाते हैं। तटीय मैदानी प्रदेश हो जाते हैं। तटीय मैदानी प्रदेश हो जाते हैं। 6 नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो 6 नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो आता है द्वीप समूह। क्या हो जाते हैं? द्वीप समूह हो जाते हैं। तो कितने भागों के अंदर बांटा गया है इसको? 6 भागों के अंदर बांटा गया। कौन कौन से? हिमालय पर्वत श्रेणी हो जाती है। दूसरे नंबर पे उत्तर का विशाल मैदान हो जाता है, सिंधु गंगा का मैदान हो जाता है। तीसरे नंबर पे प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है। चौथे नंबर पे भारत का महान मरुस्थल हो जाता है। 5वें नंबर पे तटीय मैदानी प्रदेश हो जाता है, और ये हो जाता है 6 नंबर पे द्वीप समूह हो जाता है। तो हम एक एक करके जो है वो इसको पढ़ते जाएंगे। तो इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है, भी इसको क्रम वाइज ही पढ़ना हो, चाहे आप किसी भी प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बीच से जाए से भी आपकी मर्जी, आप पढ़ सकते हैं। तो हम आज जो शुरू करने वाले हैं ना, वो क्या शुरू करने वाले हैं? हम टॉपिक नंबर 2, यानी कि उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसी को हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अच्छा टॉपिक है वैसे, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान आ जाता है। अब उत्तर के विशाल मैदान की यदि हम बात करते हैं, वास्तव में होता क्या है, शुरुआत से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बना देता हूँ मानचित्र, ठीक है। ठीक है, ये हो जाता है उत्तर का भारत का मानचित्र हो जाता है, ठीक है। इसमें वैसे कोई 4 चांद लगाने की जरूरत नहीं है, 4 चांद दिया अपना भारत तो वैसे ही, तो इसमें 4 चांद लगाने की जरूरत नहीं है भी आपको ये रंग भरो, ये नहीं है, बस अपना भारत तो पहले से 4 चांद लगा हुआ है इसमें, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर का विशाल मैदान की। किसकी बात करते हैं? उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान की बात करते हैं। तो उत्तर का विशाल मैदान हो गया।
या हम इसको बोल सकते हैं सिंधु गंगा का मैदान। क्या बोल सकते हैं? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं हमने सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? ब्रह्मपुत्र का क्या बोल सकते हैं? इसको मैदान बोल सकते हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का क्या बोल सकते हैं? इसको मैदान बोल सकते हैं। ठीक है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसको जाना जाता है। देखो, उत्तर का विशाल मैदान इसको कहते क्यों है? पहली बात तो ये है, उत्तर के अंदर फैला हुआ है। लगभग यदि हम बात करते हैं तो उत्तर के अंदर फैला हुआ है। किस भाग में फैला हुआ है? उत्तरी भाग में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पे ये आता है, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान क्यों बोलते हैं? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलने का कारण ये है कि सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र तीन क्या है? ये है तीन नदियां हैं जी। तो इन तीन नदियों के द्वारा, या फिर हम बोल सकते हैं इनकी सहायक नदियों के द्वारा, या हम इसकी बोल सकते हैं सहायक नदियों के द्वारा। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा या फिर इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया गया है, या जिस मैदान का निर्माण किया गया है, उस मैदान को किस नाम से जाना जाता है? जिस मैदान का निर्माण किया गया है उस मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उसे बोला जाता है भैया सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, या फिर उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। आगे बात समझ में। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो जो उत्तर का विशाल मैदान है ये किन किन राज्यों के अंदर भारत के फैला हुआ है? जाहिर सी बात है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है आपकी। ठीक है, सिंधु नदी निकलती है तो यहाँ पे कौन सा राज्य हो जाता है? यहाँ पे सबसे पहला राज्य हो जाता है पंजाब। कौन सा हो जाता है? पंजाब हो जाता है। पंजाब के जस्ट बाद में आपको पता लग जाएगा हरियाणा हो जाता है। हरियाणा के जस्ट बाद में कौन सा हो जाता है? उत्तर प्रदेश हो जाता है जी। उत्तर प्रदेश के बाद में कौन सा हो जाता है? जाहिर सी बात है बिहार हो जाता है। और बिहार के बाद में कौन सा हो जाता है? वेस्ट बंगाल। नहीं, उससे पहले एक राज्य और आता है, यहाँ पे आ जाता है छुटका सा, इसको यहाँ पे हो जाता है झारखंड। झारखंड का जो उत्तरी भाग है ना, झारखंड का उत्तरी भाग जो है ना, ये झारखंड का उत्तरी भाग जो है ये इस मैदान के अंतर्गत आता है। उसके बाद में बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल हो जाता है। वेस्ट बंगाल के बाद में बात करते हैं तो कौन सा हो जाता है? असम हो जाता है। और यहाँ पे एक देश और आ जाता है भैया, बांग्लादेश हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बांग्लादेश हो जाता है। तो कुल कितने? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड का उत्तरी भाग हो गया, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल हो गया, असम हो गया और बांग्लादेश हो गया। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का उत्तरी भाग, वेस्ट बंगाल और आपका बांग्लादेश और असम हो जाता है। ये इन राज्यों के अंदर जो है वो उत्तर का विशाल मैदान आपके फैला हुआ है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो इसको उपनाम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है हिमालय का उपहार। क्या बोला जाता है? हिमालय का क्या बोला जाता है? इसको उपहार के नाम से जाना जाता है। हिमालय का उपहार के नाम से जाना जाता है। तो ये इसको नाम दिया गया है हिमालय का उपहार, यानी कि उत्तर का जो विशाल मैदान है इसे हिमालय का उपहार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का उपहार के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे आता है इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं अपने। दूसरे नंबर पे आता है इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये क्या है? फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में? 7 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका क्या फैला हुआ है? क्षेत्रफल जो है वो आता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी आ जाती है? तो इसकी जो टोटल लंबाई है यानी कि उत्तर पश्चिम से लेकर के कौन कौन से? उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व के मध्य की इसकी जो टोटल लंबाई है उसकी यदि हम बात करते हैं, यानी कि यदि हम बात करते हैं ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई की, किसकी बात करते हैं? इसकी औसत ऊंचाई की यदि हम बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी हो जाती है? 200 मीटर हो जाती है भैया। कितनी हो जाती है? 200 मीटर हो जाती है। औसत ऊंचाई कितनी हो जाती है? 200 मीटर हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं इसकी ढाल प्रवणता की। ढाल
प्रवणता की बात करते हैं तो इसकी जो ढाल प्रवणता हो जाती है वो 8 से 10 किलोमीटर प्रति 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर वर्ग हो जाती है। ये सिस्टम होता है ढाल प्रवणता का। ढाल प्रवणता कितनी हो जाती है? 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर वर्ग किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, ये सिस्टम हो जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं इसकी उत्तर से दक्षिण उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के मध्य की, यानी कि इसकी यदि हम बात करते हैं सतलज से लेकर के गंगा के डेल्टा, गंगा का डेल्टा यहाँ पे, तो गंगा के डेल्टा तक जो इसकी टोटल लंबाई है, टोटल लेंथ जो है वो कितनी हो जाती है? 2400 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2400 किलोमीटर आ जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है? 2400 किलोमीटर आ जाती है। उसके बाद में इसके अंदर यदि हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे सिंधु के मैदान को इसमें और शामिल कर दिया जाता है तो सिंधु के मैदान को शामिल करने पर इसकी जो लंबाई हो जाती है वो टोटल 3200 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? इसकी जो टोटल लंबाई है वो 3200 किलोमीटर हो जाती है। देखो कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, लेकिन यदि हम बात करते हैं इसके अंदर अगर सिंधु का मैदान को और मिला दिया जाए तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी हो जाती है? 3200 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3200 किलोमीटर हो जाती है। तो ये इसकी जो लंबाई है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई जो है वो इसकी कितनी है? लगभग 145 के लगभग आसपास है। कितनी है? 145 किलोमीटर के आसपास इसकी जो है वो चौड़ाई है। इस 145 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। उसके बाद में अगर यदि हम बात करते हैं यहाँ पे दक्षिण पश्चिम के अंदर, यानी कि उत्तर पूर्व के अंदर तो इसकी चौड़ाई ये है, और दक्षिण पश्चिम के अंदर यदि हम बात करें तो इसकी 400 किलोमीटर जो है इसकी क्या हो जाती है? चौड़ाई हो जाती है। 400 किलोमीटर इसकी क्या हो जाती है? चौड़ाई हो जाती है। तो ये आपका जो होता है उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर है। ढाल प्रवणता 8 से 10 सेंटीमीटर प्रति इसके 8 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाती है। उसके बाद में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के मध्य की लंबाई 2400 किलोमीटर आ जाती है। अगर सिंधु के मैदान को इसमें जोड़ दिया जाए तो 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में इसे क्या बोला जाता है? हिमालय का उपहार के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इसका मोटा मोटी बात हो जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसको भागों के अंदर कौन कौन से भागों के अंदर बांटा गया है। यदि हम बात करें कि इसको कौन कौन से भागों के अंदर जो है वो बांटा गया है, तो प्रमुख रूप से इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक आपका पश्चिमी उत्तर का मैदान आ जाता है, ठीक है ना, एक पश्चिमी मैदान आ जाता है। उत्तर का जो मैदान है, उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान को यदि हम बात करते हैं तो इस उत्तर के विशाल मैदान को 2 भागों में प्रमुख रूप से बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एक तो आपका पश्चिम का मैदान हो जाता है, पश्चिम का मैदान हो जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है पूर्व का मैदान हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्व का क्या हो जाता है? मैदान हो जाता है। एक पश्चिम का मैदान हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है? पूर्व का मैदान हो जाता है। एक पश्चिम का मैदान हो जाता है, एक पूर्व का मैदान हो जाता है। आगे बात समझ में। यदि हम बात करते हैं पश्चिम के मैदान की, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पश्चिम के मैदान की बात करते हैं, तो पश्चिम के मैदान की यदि हम बात करते हैं, पश्चिम का मैदान, ठीक है, ये यदि हम बात करते हैं तो पश्चिम के मैदान की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो पश्चिम का मैदान जो है वो किन किन राज्यों के अंदर फैला हुआ है, ये हम बात करते हैं सबसे पहले। किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो पश्चिम का जो मैदान है ये किन किन राज्यों के अंदर सबसे पहले फैला हुआ है। तो ये जो मैदान है पश्चिम का मैदान, इस पश्चिम के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहली बात तो ये होती है, ये जो पश्चिम का मैदान आपको दिखाई दे रहा है, इस पश्चिम के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु सतलज का मैदान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिंधु सतलज के नाम से जाना जाता है। सिंधु सतलज के नाम से इसको भी जाना जाता है। सिंधु सतलज के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे सिंधु नदी भी बहती है और सतलज नदी भी बहती है। अब पश्चिम का मैदान वास्तव में उत्तर के विशाल मैदान के किस तरफ है? तो पश्चिम की तरफ ही है, जाहिर सी बात है। और पश्चिम की तरफ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाता है?
पंजाब हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, पंजाब हो जाता है, और राजस्थान का कुछ एक भाग इसके अंतर्गत आता है। पंजाब भी हो जाता है और राजस्थान का इसके अंदर कुछ एक हिस्सा आ जाता है। तो इसे बोला जाता है पश्चिम का विशाल मैदान हो जाता है। कि क्या हो जाता है, ये पश्चिम का विशाल मैदान हो जाता है, पश्चिम का उत्तर का विशाल मैदान ये हो जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो, यदि हम बात करते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के मध्य की जो लंबाई की बात करते हैं, यानी कि यदि हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पश्चिम के मध्य की जो लंबाई की बात करते हैं इसकी, तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी हो जाती है, 640 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है, 640 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है, 640 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो औसत ढाल प्रवणता, या यदि हम बात करते हैं इसके समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वो वास्तव में कितनी होती है, 300 किलोमीटर होती है। जो कितनी होती है, 300 किलोमीटर होती है। मतलब इसकी जो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होती है, 300 किलोमीटर हो जाती है। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान के पश्चिम के विशाल मैदान या उत्तर के विशाल मैदान के अंदर कुछ क्या होते हैं कि खारे जल की, या हम बोल सकते हैं, या हम इसको एक शब्द में बोले तो इस प्रकार की, यानी कि लवणीय झीलें पाई जाती है। किस प्रकार की, लवणीय झीलें पाई जाती है। लवणीय क्या पाई जाती है, झीलें पाई जाती है। और इन लवणीय झीलों को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पलाया भी बोल सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो डांड के नाम से भी जाना जाता है, डांड के नाम से भी जाना जाता है, रन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो है वो लवणीय झीलें होती है। कहाँ पे पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, या हम बोल सकते हैं उत्तर के विशाल मैदान के पश्चिमी भाग के अंदर पलाया या लवणीय खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जिनसे क्या बोला जाता है, पलाया या रन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, पश्चिम का विशाल मैदान, या पश्चिम के उत्तर के विशाल मैदान का पश्चिम भाग हो जाता है, जिसे सिंधु सतलज का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो आपका हो जाता है पूर्व। पूर्व की यदि हम बात करते हैं, हमने पढ़ा है कि पूर्व की यदि हम बात करते हैं तो पूर्व ये हो जाता है। देखिए, उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो उत्तर के विशाल मैदान का जो दूसरा भाग आता है, उसे बोला जाता है पूर्व। पूर्व की यदि हम बात करते हैं तो इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला आपका आ जाता है भाबर, क्या हो जाता है, भाबर क्षेत्र हो जाता है। दूसरे नंबर पे हो जाता है तराई क्षेत्र हो जाता है, क्या हो जाता है, तराई क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो आपका हो जाता है डेल्टाई क्षेत्र हो जाता है, क्या हो जाता है, डेल्टाई क्षेत्र हो जाता है। और डेल्टाई क्षेत्र के बाद में बात करते हैं तो बांगर और क्या हो जाता है, खादर हो जाता है। बांगर और क्या हो जाता है, खादर हो जाता है। ये इतने प्रकार के भागों के अंदर इसको बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाबर की, क्या हो जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं भाबर की। भाबर के अंदर यदि हम बात करते हैं पूर्व की, तो पूर्व की तो इसके अंदर सिर्फ एक नाम दिया हुआ है। वैसे तो यदि हम बात करते हैं तो पंजाब है, यहाँ पे पंजाब है ना। पंजाब के बाद में क्या आ जाता है, यहाँ पे हरियाणा आ जाता है। हरियाणा के बाद में क्या आ जाता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार भी यहाँ पे आ जाता है। बिहार के बाद में क्या हो जाता है, वेस्ट बंगाल हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, असम हो जाता है। ये सिस्टम होता है यहाँ पे, है ना। तो ये इसके राज्य है जहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। अब यदि हम बात करते हैं भाबर, भाबर प्रदेश का मतलब क्या हो जाता है। भाबर प्रदेश का मतलब ये हो जाता है कि देखो, ये आपका हिमालय पर्वत है पूरा का पूरा यहाँ पे। तो इस हिमालय पर्वत से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, हिमालय पर्वत से, जिस चाहे वो सिंधु नदी हो, चाहे वो गंगा नदी हो, इस प्रकार से, है ना। तो चाहे वो जो है वो आपकी गोदावरी हो, चाहे वो कृष्णा नदी हो, किसी भी प्रकार की नदी हो, तो ये जो नदियां हैं जब क्या आती है कि समुद्र तल से, मतलब जो पहाड़ है या पर्वत है, उन पर्वतों से आती हुई नीचे आती है, तो ये क्या करती है, अपने तेज बहाव के कारण क्या करती है, ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं, छोटे छोटे क्या करती हैं, कंकड़ पत्थर जो है वो अपने साथ में लेकर के चलती है। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो है वो अपने साथ में लेकर के चलती है। और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर क्या होते हैं कि वो जो जल की सतह होती है, उस जल की सतह के ऊपर आ जाते हैं और जल को वो क्या कर देते हैं, पूरी तरह से ढक लेते हैं। मतलब ये बात सकते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं ये जल की सतह के ऊपर आ जाते हैं और जल की सतह के ऊपर आने के कारण ये जल को पूरी तरह से ढक लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो छोटी छोटी नदियां होती है ये क्या हो जाती है कि यहाँ पे
विलुप्त हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और इस विलुप्त हुए ही प्रदेश को क्या बोला जाता है, भाभर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, भाभर प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, भाभर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मतलब देखो कि ऊंचाई से आती हुई नदियां, तेज बहाव है उनका, तो तेज बहाव का जाहिर सी बात है कंकड़ पत्थर तो लेके आएगी। अब कंकड़ पत्थर लेके आते हैं तो वो कंकड़ पत्थर छोटे होते हैं ना, जो छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं वो उन नदियों के जल की सतह के ऊपर आ जाते हैं। जल की सतह के ऊपर आने के कारण जो नदियों का जल है वो नीचे दब जाता है, और नीचे दबने के कारण क्या हो जाती है कि नदियां जो है वो विलुप्त होने लगती है। और नदियां विलुप्त होने के कारण इस जो प्रदेश होता है उसे क्या बोला जाता है, भाबर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और भाबर प्रदेश कहाँ पे, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर, बस इतनी है। कौन कौन सी है ये, 8 से 10 किलोमीटर एक लंबी पट्टी है ये, है ना, 8 से 10 किलोमीटर लंबी पट्टी है ये। यानी कि यहाँ पे शिवालिक है और यहाँ पे गिरिपद प्रदेश है, तो शिवालिक और गिरिपद प्रदेश के मध्य का जो क्षेत्र है 8 से 10 किलोमीटर लंबी पट्टी जो है ना, इसे क्या बोला जाता है, 8 से 10 किलोमीटर जो है वो भाबर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आपका हो जाता है यहाँ पे तराई प्रदेश। क्या हो जाता है, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश किसे बोला जाता है, अब देखो भाबर हो गया, भाबर के बाद में क्या हो जाता है, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश का मतलब क्या होता है, तराई, तराई वो नहीं होते जो मकानों पे करते हैं, हमने बागड़ी भाषा में बोलते हैं, वो नहीं होती तराई। तराई का मतलब ये होता है कि तराई का मतलब ये होता है कि जो भूतल के ऊपर जो नदियां हैं वो विलुप्त हुई थी, विलुप्त हुई थी। अब वो क्या होगा कि धीरे धीरे वो जो नदियां होती है वो भूतल पर वापस प्रकट हो जाती है। मतलब जो कंकड़ पत्थर है ना वो दूर हट जाते हैं किसी दबाव के कारण, और जो नदियां हैं वो वापस क्या हो जाती है, भूतल के ऊपर क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। और उन नदियों के भूतल पर प्रकट होने के कारण जो प्रदेश बनता है उसे क्या बोला जाता है, तराई प्रदेश। यानी कि जब नदियां, जब विलुप्त हुई नदियां, विलुप्त हुई नदियां, नदियां भूतल पर, जब विलुप्त हुई नदियां भूतल पर वापस प्रकट होती है, भूतल पर वापस प्रकट होती है, प्रकट होती है, होती है, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई प्रदेश कहते हैं। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तराई प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तराई प्रदेश जो होता है ना, ये जो तराई प्रदेश हो जाता है, यहाँ पे नदियाँ वापस क्या हो जाती है, भूतल पे प्रकट होती है। तो इस तराई प्रदेश के अंदर क्या होता है कि 2 प्रकार की घास प्रमुख रूप से पाई जाती है। कौन कौन सी घास पाई जाती है, एक हाथी घास होती है, और दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो कास घास होती है। क्या हो जाती है, कास घास होती है, हाथी घास भी होती है और कास घास भी होती है। तो ये 2 प्रकार की यहाँ पे घास पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि देखो दलदली इलाका है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एक दलदली इलाका बन जाता है। और दलदली इलाका होने के कारण ये क्या हो जाता है, दलदली इलाका होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, मत्सर पट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। प्रमुख रूप से किस नाम से जाना जाता है, मत्सर पट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये दलदली इलाका और मत्सर पट्टी। तराई प्रदेश क्या हो जाता है कि भाबर प्रदेश के अंदर जो नदियां विलुप्त हुई थी वो वापस भूतल पे प्रकट हो गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, तराई प्रदेश बोलते हैं। तराई प्रदेश के अंदर हाथी घास और कास घास सबसे ज्यादा होती है, और इसके अलावा इसको क्या बोल जाता है, मत्सर पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका हो जाता है तराई प्रदेश। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो आता है आपका क्या आता है, आपका आता है डेल्टा प्रदेश, या डेल्टा प्रदेश बात है, या डेल्टाई प्रदेश एक ही बात होती है ना। तो डेल्टाई प्रदेश का मतलब ये क्या होता है, डेल्टाई प्रदेश, डेल्टा सभी जानते होंगे। क्या होता है कि जो जैसे कि गंगा नदी है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, ये क्या करती है कि किसी भी नदी के अंदर क्या गिरती है। यानी यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे क्या है, अरब सागर है, यहाँ पे क्या है, अरब सागर है, और यहाँ पे क्या है, अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो जो नदियां बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने से पहले क्या बना देती है, यहाँ पे एक जो है वो नदी जो है वो डेल्टा नुमा आकृति बना देती है। मतलब इस प्रकार से डेल्टा नुमा आकृति का निर्माण कर देती है। मतलब किस प्रकार से, इस प्रकार से डेल्टा नुमा आकृति का निर्माण कर देती है। और इस डेल्टा प्रदेश जो वाला भाग होता है, इस डेल्टाई प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे क्या कर देती है कि डेल्टा का निर्माण कर देती है। और इस डेल्टा वाले प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, डेल्टा वाले प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, डेल्टाई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब देखो कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है तो एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे बोला जाता है, जो सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और ये जो सुंदरवन डेल्टा है, इस सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा क्यों, तो इसका कारण ये होता है कि सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा इसलिए पड़ा है
क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष की जो है वो बहुतायतता होती है ना। सुंदरी वृक्ष की क्या होती है यहाँ पे, बहुतायतता होती है। सुंदरी वृक्ष जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। तो सुंदरी वृक्ष की बहुतायतता होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, सुंदरबन डेल्टा, है ना। तो क्या होता है कि डेल्टा ही है, यानी कि डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो यहाँ पे भारत और अब ये जो सुंदरबन डेल्टा है ना, सुंदरी वृक्ष की बहुतायतता यहाँ पे हो गई। तो ये जो सुंदरबन डेल्टा ये प्रमुख रूप से दो भागों के अंदर फैला हुआ है। यहाँ पे आपका क्या है, बांग्लादेश है, और ये भारत हो गया, पश्चिमी बंगाल, ये आपका आसाम हो गया। तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो दो भागों के अंदर फैला हुआ है प्रमुख रूप से। कौन कौन से भागों के अंदर फैला हुआ है, एक आपके भारत के अंदर भी फैला हुआ है, और दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो बांग्लादेश के अंदर फैला हुआ है। कहाँ पे, भारत और बांग्लादेश के अंदर फैला हुआ है। अब भारत और बांग्लादेश के अंदर जब ये फैला हुआ है ना, तो इसका जो पुराना भाग है वो तो आपके पास है, भारत के पास है, भारत के पास है, और जो नया भाग है ना इसका, वो आपके कहाँ पे है, बांग्लादेश के पास है। तो ये होता है डेल्टाई प्रदेश। मतलब ये हो जाता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि डेल्टा, डेल्टा का मतलब हो जाता है गर्म करना, किसी चीज को गर्म करना। कोई चीज ठंडी होती है, कोई चीज ठंडी होती है तो उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये इसका मतलब यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होता है कि डेल्टा का मतलब ये होता है कि कोई भी नदी अगर किसी भी खाड़ी के अंदर या किसी भी समुद्र के अंदर गिर रही है तो वो क्या कर देती है कि अपने तल से थोड़ा ऊपर उठती है। अपने तल से क्या होती है, अपने तल से थोड़ा ऊपर उठती है, और ऊपर उठ के फिर जो है वो समुद्र के अंदर गिरती है। तो इस प्रकार की एक संरचना का निर्माण होता है, जिस संरचना को क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। और इस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो भारत और बांग्लादेश दो देशों के अंदर आपका फैला हुआ है। जो पुराना डेल्टा वो भारत में है, और जो नया डेल्टा वो आपके कहाँ पे है, तो बांग्लादेश के अंदर हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, डेल्टाई प्रदेश हो जाता है। उसके बाद में नंबर 2 यदि हम बात करते हैं तो बांगर और खादर आता है। बांगर और खादर का मतलब क्या होता है, बागर का मतलब क्या होता है, बांगर, बांगर का मतलब ये हो जाता है कि जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा का मतलब ये होता है, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा का मतलब ये हो जाता है कि जो नदियां हैं, जो नदियां प्राचीन समय के अंदर या आज से लगभग 5-7 साल पहले जो बहती थी, जो जहाँ से बहती थी वो स्थान जो है वो अपने स्थल से थोड़ा ऊंचा उठ चुका है, या नदियाँ नीचे हो चुकी है। तो नदियाँ नीचे होने के कारण क्या हो जाता है कि जो मिट्टी है, जो नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी थी वो वहाँ पे जमा हो जाती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे जमा होने के कारण अब वो जो क्षेत्र है वो कृषि योग्य यानी कि उपजाऊ क्षेत्र बन चुका है। और उपजाऊ क्षेत्र बनने के कारण इसको क्या बोला जाता है, बांगर, बांगर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, बांगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, या पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पुरानी जलोढ़ मृदा है सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा ये मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मृदा जो है, यह हम जिसको बोलते हैं बांगर, बांगर मृदा जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है। मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा ऊंचे स्थल है, यहाँ की जहाँ से नदियां जो है वो कभी बहती थी, और वर्तमान समय के अंदर वहां से कोई नदी नहीं बह रही है। तो ये जो है वो क्षेत्र जो है वो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर पाया जाता है। और खादर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है, जिसको हम बोल सकते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है, इस नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है, खादर के नाम से जाना जाता है। मतलब जहाँ नदियाँ बहती रहती है वहाँ पे क्या हो जाता है, नई मिट्टी आती रहती है, नई मिट्टी आती रहती है, और वहाँ पे क्या होता है कि इस कारण वो जो क्षेत्र होता है वो अनुपजाऊ हो जाता है, यानी कि उपजाऊ नहीं हो पाता है। तो उपजाऊ नहीं होने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदा होती है, इस कारण नहीं होता। उसको इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, खादर के नाम से जाना जाता है। और ये जो खादर का क्षेत्र है ये कहाँ पे है, एक तो आपके बिहार के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये बिहार के अंदर हो गया। और बिहार के बाद में यदि हम बात करते हैं तो आपका हो जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर भी हो जाता है, ये वेस्ट बंगाल में भी हो जाता है और बिहार के अंदर भी हो जाता है। ये दो क्षेत्रों के अंदर ये प्रमुख रूप से फैला हुआ है। तो बिहार और वेस्ट बंगाल जो है वो इन दो क्षेत्रों के अंदर प्रमुख रूप से ये फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो आपका एक ये हो जाता है कि जो दो नदियां होती है ना, उन दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दोआब कहते हैं, दोआब क्षेत्र बोलते हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको दोआब क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, दोआब क्षेत्र, है ना, दोआब क्षेत्र। अब दोआब क्षेत्र क्या होता है भाई, दोआब क्षेत्र देखो, दोआब क्षेत्र। अब ये जो बांगर है, खादर है, ये बांगर खादर कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रमुख रूप से
कहाँ पे पाए जाते हैं? इनका संबंध जाहिर सी बात है किससे होता है? इनका संबंध जाहिर सी बात है होता है जहाँ से नदियाँ बहती है, और जहाँ से नदियाँ बहती है, दोआब हो गया, डेल्टा हो गया, बांगर खादर हो गया, है ना, भाबर प्रदेश हो गया, तराई प्रदेश हो गया, इनका संबंध किससे होता है? नदियों से होता है। और नदियाँ जहाँ पे बहती है वहाँ पे ये क्षेत्र जाहिर सी बात है पाए जाएंगे। तो दोआब किन के मध्य होता है? दोआब जैसे कि ये एक नदी यहाँ पे बह रही है ना, और एक नदी यहाँ पे बह रही है, तो इन दो नदियों के मध्य का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है ना, उपजाऊ क्षेत्र क्या होता है? उपजाऊ क्षेत्र होता है, ठीक है ना, उपजाऊ क्षेत्र होता है। इस उपजाऊ क्षेत्र को क्या बोला जाता है? आपके दोआब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दोआब के नाम से जाना जाता है। अब भारत के अंदर कई जो है वो 4-5 दोआब पाए जाते हैं जिनको याद करने की आपको बहुत ज़रूरत है, और वो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सतलज और व्यास के मध्य की, है ना। सतलज और व्यास नदी, ये दोनों नदियां हैं, ये दोनों क्या है? नदियां हैं। इन दोनों नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है, सतलज और व्यास नदी के मध्य का जो दोआब होता है, इस दोआब को बोला जाता है बिस्त दोआब। किस नाम से जाना जाता है? बिस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बिस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में। दूसरे नंबर पे आपका हो जाता है व्यास और रावी। व्यास और रावी नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है, व्यास और रावी नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है बारी दोआब। किस नाम से जाना जाता है? बारी दोआब के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ब्यास और रावी नदियों के मध्य का जो क्षेत्र हो जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? बारी दोआब के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आपका जाता है रावी और चिनाब नदी के मध्य का जो क्षेत्र है, रावी और चिनाब नदी के मध्य का जो क्षेत्र है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको बोला जाता है रचना दोआब। किस नाम से जाना जाता है? रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। रावी और चिनाब नदी के मध्य का जो क्षेत्र है, इसे किस नाम से जाना जाता है? रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं चिनाब और झेलम नदी के मध्य का, है ना, तो चिनाब और झेलम नदी के मध्य का जो चिनाब और झेलम नदी के मध्य का जो क्षेत्र है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है चाज दोआब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चाज दोआब के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके हो जाते हैं नदियां, और नदियों के मध्य का जो दोआब हो जाता है। सबसे पहले आता है सतलज और व्यास नदी के मध्य का जो दोआब है वो बिस्त दोआब कहलाता है। व्यास और रावी नदी के मध्य का जो दोआब होता है वो बारी दोआब कहलाता है। रावी और चिनाब नदी के मध्य का जो दोआब होता है वो रचना दोआब कहलाता है। और चिनाब और झेलम नदी के मध्य का जो दोआब होता है उसे क्या बोलते हैं? चाज दोआब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चाज दोआब के नाम से जाना जाता है। अगर किसी को नहीं दिखा हो तो स्क्रीनशॉट जो है वो एक बार ले लें इनका। ये होता है दोआब। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के मध्य का क्षेत्र होता है, जो उपजाऊ क्षेत्र होता है जहाँ पे कृषि की जाती है, तो ये होता है दोआब, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है उत्तर के विशाल मैदान का वितरण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो उत्तर के विशाल मैदान के वितरण के बाद में यदि हम बात करते हैं तो इसका कुछ एक उत्तर के विशाल मैदान जो है ना, इस उत्तर के विशाल मैदान का क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? प्रादेशिक वितरण आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रादेशिक वितरण आ जाता है। प्रादेशिक वितरण आ जाता है, वितरण आ जाता है, ठीक है ना। उत्तर के विशाल मैदान का क्या आ जाता है? प्रादेशिक वितरण आ जाता है। इस प्रादेशिक वितरण की यदि हम बात करते हैं तो प्रादेशिक वितरण में सबसे पहले आपका आ जाता है पंजाब का मैदान। क्या नाम से जाना जाता है जिसको? पंजाब का मैदान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पंजाब का मैदान के नाम से जाना जाता है। या हम बोल सकते हैं इसको सिंधु सतलज का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सतलज का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सतलज का मैदान के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो पंजाब का मैदान है, देखो यदि हम बात करते हैं तो ये जो पंजाब का मैदान है प्रमुख रूप से, है ना, ये जो पंजाब का मैदान है प्रमुख रूप से ये कहाँ पे फैला हुआ है? प्रमुख रूप से पंजाब के अंदर ये फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है? प्रमुख रूप से पंजाब के अंदर भी फैला हुआ है। तो सिंधु सतलज का मैदान भी इसको बोला जाता है। ये पंजाब और भारत, यानी कि यदि हम बात करते हैं, ये दो देशों के अंदर फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है। यहाँ पे देखो आप, भारत और पाकिस्तान के मध्य फैला हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया? पंजाब हो गया। यहाँ पे क्या होता है? पाकिस्तान हो जाता है। यहाँ पे भी एक पंजाब पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पंजाब है यहाँ पे, है ना, ये बात याद रखना। तो पंजाब पाकिस्तान के मध्य का जो एरिया हो जाता है जहाँ पे सिंधु नदी बहती है उसे क्या बोलते हैं? पंजाब का मैदान या सिंधु सतलज का मैदान भी बोला जाता है। ये भारत और पाकिस्तान दो देशों के मध्य फैला हुआ है, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा विस्तार है ना,
इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो कहाँ पे है आपके पाकिस्तान में है। सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो आपके कहाँ पे है, तो विस्तार इसका सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, और भारत के अंदर जो है वो इसका विस्तार जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले इसका विस्तार जो है वो कम है। तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो पंजाब के अंदर जो उर्वरक भूमि पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, एक नाम निकल के आता है उर्वर जो भूमि होती है ना, उर्वरक भूमि, जो उर्वर भूमि का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो नदियाँ बहती है उन नदियों के बीच का एरिया जो होता है जिसे दोआब कहते हैं, वहाँ पे खेती होती है। और उस उर्वरक भूमि को क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है बैंड लैंड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, बैंड लैंड के नाम से इसको जाना जाता है, या हम बोल सकते हैं इसको उर्वर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है, उर्वर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, या हम बोल सकते हैं इसको बैंड लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, बैंड लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये आपका पंजाब का मैदान हो जाता है। अब इस पंजाब के मैदान की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कौन कौन सी नदियाँ बहती है, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती है, ये ठीक है ना। यहाँ पे किन नदियों के द्वारा इस मैदान, पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है, तो यदि हम बात करें तो सतलज नदी हो गई, सतलज हो गई, रावी हो गई, व्यास नदी हो गई, है ना, चिनाब नदी हो गई, और कौन सी होगी, झेलम नदी हो गई। तो इन नदियों के बहने से ही जो है वो इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र जाहिर सी बात है पाया जाएगा, तो दोआब क्षेत्र यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। कौन सा हो गया, दोआब क्षेत्र यहाँ पे पाया जाएगा। यदि हम बात करते हैं सतलज और व्यास नदी के मध्य का जो दोआब होता है, इसको हमने पहले भी हम अभी पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ के हैं पीछे। तो इस सतलज और व्यास नदी के मध्य का जो क्षेत्र होता है इसे किस नाम से जाना जाता है, बिस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। व्यास और रावी नदी के मध्य का जो क्षेत्र होता है इसे किस नाम से जाना जाता है, बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। रावी और चिनाब नदी के मध्य का जो क्षेत्र होता है इसे किस नाम से जाना जाता है, रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। और चिनाब और झेलम नदी के मध्य का जो क्षेत्र होता है ना, चिनाब और झेलम नदी के मध्य का जो क्षेत्र होता है इसे किस नाम से जाना जाता है, साज दोआब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, साज दोआब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपके दोआब हो जाते हैं। ये आपका हो जाता है पंजाब का मैदान हो जाता है। पंजाब का मैदान कौन कौन सी नदियों के द्वारा निर्मित हुआ है, तो सिंधु सतलज हो गया, व्यास हो गया, रावी हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया। तो इन नदियों के द्वारा बहने के कारण सिंधु गंगा इस पंजाब का मैदान का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे पाई जाने वाली भूमि को किस नाम से जाना जाता है, बैंड लैंड या उर्वर भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। ये पंजाब का मैदान हो गया। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो गंगा के विशाल मैदान आ जाता है। क्या हो जाता है, गंगा का मैदान। इस उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत ये हम पढ़ रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे आपका हो जाता है गंगा का मैदान। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना। गंगा का मैदान हो जाता है, गंगा का मैदान हो जाता है। गंगा के मैदान की यदि हम बात करते हैं तो गंगा का मैदान प्रमुख रूप से जहाँ से गंगा नदी निकलती है, जाहिर सी बात हो जाता है। गंगा नदी कहाँ पे बहती है, उत्तर प्रदेश के अंदर बहती है, बिहार के अंदर बहती है ना, बिहार के अंदर बहती है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी ये बहती हुई बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो है गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। ये जो गंगा के मैदान है ना, इस गंगा के मैदान के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी झीलें पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती है यहाँ पे गोखुर झील। कौन सी झीलें पाई जाती है, गोखुर झील जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है। गोखुर झीलें यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पे, गंगा के मैदान के अंदर गोखुर झीलें सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं गंगा के मैदान की, तो गंगा के मैदान की यदि हम बात करते हैं, गंगा के मैदान की यदि हम बात करते हैं तो गंगा के मैदान की, ठीक है, यहाँ पे जो दार्जिलिंग का जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, इस दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, द्वार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, द्वार के नाम से। वैसे इसमें कुछ प्रमुख है नहीं गंगा के मैदान के अंतर्गत, ठीक है, मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो आपका हो जाता है गंगा का मैदान हो गया। गंगा के मैदान के बाद में आपका जाता है राजस्थान का मैदान हो जाता है। अब राजस्थान के मैदान की बात करते हैं। राजस्थान का मैदान कहाँ पे हो गया, हमने पढ़ लिया पहले। राजस्थान का मैदान कहाँ पे हो गया, पश्चिमी राजस्थान के अंदर हो गया। पश्चिमी राजस्थान कहाँ पे है, पश्चिमी राजस्थान कहाँ पे है, पश्चिमी राजस्थान का मतलब कौन सा हो गया, थार का मरुस्थल हो गया लगभग। इसके अंदर थार का मरुस्थल तो होता है। अब थार का मरुस्थल हो गया तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें होती है, सबसे पहले अरावली पर्वतमाला यहाँ पे पाई जाती है। इस अरावली पर्वतमाला के 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यहाँ पे भारत के भूगोल, अगर राजस्थान के भारत के भूगोल पढ़ते हो तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और आपको 45, 50, 75 जो है वो सबको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है।
अरावली पर्वतमाला यहाँ पे है, और इस अरावली पर्वतमाला के जस्ट पास में क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के साथ में यहाँ पे क्या है, थार का मरुस्थल है, और इस थार के मरुस्थल को क्या बोला जाता है, पश्चिम का राजस्थान का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अब राजस्थान के मैदान है तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी झीलें पाई जाती है, यहाँ पे पलाया झीलें पाई जाती है। पलाया झीलें का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे लवणीय झीलें पाई जाती है। लवणीय झीलों का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे जो खारे पानी की झीलें होती है, वो खारे पानी की झीलें होती है, उनको क्या बोलते हैं, पलाया झील कहते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, बालसन झील यहाँ पे पाई जाती है, बालसन झील। अब बालसन झील कौन सी होती है, बालसन झील का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे कोई चट्टान हो जाती है, जैसे यहाँ पे कोई चट्टान है, यहाँ पे कोई यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे कोई पर्वत हो गया, इस चट्टान और पर्वत के मध्य अगर कोई अस्थायी झील बन जाती है, इस पर चट्टान और पर्वत के मध्य कोई अस्थायी झील बन जाती है, तो इस अस्थायी झील को किस नाम से जाना जाता है, बालसन झील के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बालसन झील के नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, बालसन झील कहते हैं। ये राजस्थान का मैदान हो गया। राजस्थान के मैदान की दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर बहती है, ठीक है ना, इंदिरा गांधी नहर बहती है, सब कुछ जानते हो आप, इंदिरा गांधी नहर बहती है, कोई चक्कर नहीं है इसमें, है ना। तो उत्तर का विशाल मैदान, मोटा मोटी जो बातें थी हमने, जो पढ़ाने वाली बातें थी ना, वो हमने पढ़ ली। और इसके अलावा पलाया का यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण कौन सा, पलाया का, पलाया झील का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो सांबर झील है। सांबर झील की यदि हम बात करते हैं तो सांबर झील कहाँ पे है, राजस्थान के अंतर्गत आती है, राजस्थान के अंतर्गत आती है। राजस्थान के अंदर जो है वो एकमात्र जो है खारे पानी की झील है, या हम बोल सकते हैं खारे पानी की प्राकृतिक झील बोल सकते हैं इसको, प्राकृतिक झील इसको बोला जाता है, खारे पानी की प्राकृतिक झील इसको बोला जाता है। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो इसको रामसर साइट के नाम, रामसर साइट घोषित जो है वो रामसर साइट है ये राजस्थान के अंदर। दूसरी रामसर साइट याद रख लेना, केवलादेव घनापक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव घनापक्षी घनापक्षी अभ्यारण्य आपका जाता है भरतपुर के अंदर। कौन सा हो जाता है, घनापक्षी अभ्यारण्य, घनापक्षी अभ्यारण्य हो जाता है। और ये भी कहाँ पे है, भरतपुर के अंतर्गत आता है, भरतपुर राजस्थान के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे दो जो है वो रामसर साइट है, घनापक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में और रामसर साइट, ठीक है। टॉपिक पे लौटते हैं वापिस। तो ये सांबर हो गया, यहाँ पे किसका उदाहरण है, ये पलाया झील का उदाहरण है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे यदि हम बात करते हैं, राजस्थान का मैदान हो गया। राजस्थान के मैदान के बाद में हो जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान के विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा फैला हुआ है असम के अंदर, फैला हुआ है कहाँ पे, असम के अंदर। रायता फैलाने की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का ये जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है, इस ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है, ये यहाँ पे फैला हुआ है, असम के अंदर फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है, असम के अंदर ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। असम के अंदर बाद में यदि हम बात करते हैं तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर आ जाता है। वेस्ट बंगाल के बाद में बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाता है। तो असम के अंदर ये फैला हुआ है। असम के अंदर इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर क्या पाया जाता है, एक माजुली द्वीप पाया जाता है। इस माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है। सबसे बड़ा क्या है, ये एशिया का सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है, विश्व का एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, ठीक है ना। और इसे हाल ही के अंदर जो है वो इस असम का जो है वो 35वां जिला घोषित किया गया है। 35वां जिला घोषित किया गया, जो हाल ही के अंदर इसको 35वां जिला घोषित किया गया माजुली द्वीप को। और ये पहला द्वीपीय जिला बन चुका है, पहला द्वीपीय जिला बन चुका है। तो ये हमने पढ़ा है आज के बारे में, उत्तर के विशाल के मैदान के बारे में। तो जिस प्रकार से हमने पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी, हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है, ये अच्छी लगी होगी। और कृपया करके रिक्वेस्ट है आपसे हमारी एक कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक ग्रुप का लिंक दिया होगा और एक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। तो कृपया करके आप उस टेलीग्राम चैनल पे और आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने का हमसे सबसे ज़्यादा प्रयास करें, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ जो है वो मैं बनाता रहूं, आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो दी गई जानकारी किस प्रकार से अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।